तो कल के टॉपिक में हम लोग जो है एडिशन ऑफ ए वेक्टर पढ़े थे, ठीक है। अब आपका एस.सी. वर्मा बुक से चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बुक के हिसाब से टॉपिक है 2.4। टॉपिक ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ नंबर। किसी वेक्टर को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा मामला है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अगर हम इसको किसी स्केलर नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, बस ये 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, बस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। और अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें तब तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा और जस्ट अपोजिट हो जाएगा और डबल हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अगर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन वही रहेगा, बस वो क्या हो जाएगा उतने गुना बढ़ जाएगा। जैसे अगर कोई वेक्टर है 5 न्यूटन का फोर्स है, अगर हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और अगर -2 न्यूटन से कर दिया तब -2 से कर दिया तो -10 न्यूटन हो जाएगा, तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो ये था आपका टॉपिक 2.4, कोई खास टॉपिक नहीं है। अगला टॉपिक आपका जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या है, टॉपिक 2.5 एस.सी. वर्मा बुक के अकॉर्डिंग। सब्ट्रैक्शन क्या है, आप देखिए अभी आप एडिशन किए थे a प्लस बी। क्या किए थे आप, एक वेक्टर था वेक्टर ए और एक वेक्टर था वेक्टर बी। तो अगर आप a प्लस बी करना चाहते हैं तो आप क्या करते थे, a वेक्टर के टेल से b वेक्टर का टेल मिला देते थे, पैरेललोग्राम बना देते थे और आपको रिजल्टेंट मिल जाता था a प्लस बी। सही बात है, यही तो होता था। अभी क्या करना है, हम पिछले क्लास में इसको बताए थे। अभी हमको क्या करना है, हमको या तो a माइनस बी निकालना है या फिर क्या निकालना है b माइनस ए निकालना है। तो अगर a माइनस बी करना है तो b का डायरेक्शन चेंज करेंगे, और b माइनस ए करना है तो a का डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो a माइनस बी अगर हमको करना है तो a तो वही रहेगा, b जो है जो इधर जा रहा है b को हम किधर कर देंगे। बात समझे नहीं समझे, जो b इधर जा रहा था अब वो क्या हो गया ये माइनस बी हो गया। और फिर आपको सारा प्रोसेस कौन सा करना है, सारा प्रोसेस आपको यही वाला करना है। क्लियर हुआ। इसमें आपको क्या करना है b माइनस ए, तो b तो ऐसे ही रहेगा, जो a इधर था वो a इधर हो जाएगा। बोलो भाई, a का डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर आप पैरेललोग्राम बना दोगे एज इट इज, और ये आपका हो जाएगा क्या b माइनस ए। क्लियर हुआ। हाँ? तो a माइनस बी और b माइनस ए का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन बस अलग आएगा। देख रहे हैं, इसका साइज सेम आएगा, बस डायरेक्शन क्या आएगा, a माइनस बी का डायरेक्शन इधर है तो b माइनस ए का डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा। अरे भाई a माइनस बी, अगर माइनस कॉमन ले लें तो b माइनस ए। बोलो भाई, तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी जो है b माइनस ए का क्या होगा, अपोजिट होगा। माइनस लगा देने से वेक्टर क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। क्लियर हुआ। तो आप देखिए इसमें आपका एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2.2 है बुक में, एस.सी. वर्मा बुक में एग्जांपल नंबर 2.2 है, पेज नंबर 14 पे। क्या एग्जांपल है, 2 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5। 2 वेक्टर हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनका मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो आपको समेशन बताना है और डिफरेंस बताना है। क्या बताना है आपको, समेशन बताना है और डिफरेंस बताना है। तो चलिए, 2 वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का यूनिट है 5 यूनिट और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। क्लियर है।
इसका समेशन निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 2ab और क्या लिखेंगे? cos 60 डिग्री हो जाएगा 1/2। क्लियर है भैया? तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा। 25 25 25 कितना होगा? 75। 5 बाहर हो जाएगा, 3 अंदर हो जाएगा। ये हो गया आपका 5√3। और आपको कल एक शॉर्टकट बताए थे हम कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच से जाता है, 30 डिग्री से जाता है। जाएगा 60 to 30 जाएगा, 90 to 45। और आप फाइंड भी कर सकते हो tan अल्फा इज इक्वल टू a sin b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। फाइंड कर सकते हो, कोई डाउट? अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? ये जो महाशय इधर है इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बोलिए भाई, चेंज होगा नहीं होगा? होगा ना। आपका रिजल्टेंट इधर आएगा, ये भी 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट। अब ये हाँ -5 एक तरीके से आप कह सकते हैं। और अगर हम इसको 5 कह रहे हैं, ये बताइए कितना डिग्री हो गया? 120 डिग्री। जो 60 डिग्री था वो 120 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई, क्योंकि ये इधर से डायरेक्ट अपोजिट हो गया। टोटल एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। अब ये इधर हो गया तो ये कितना हो गया? 120 डिग्री। और जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हम cos 60 डिग्री की जगह आप क्या लिख देंगे? बस cos 120 डिग्री लिख देंगे बस। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री। बोलो, cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 90 प्लस 30 होती है। बोलो भाई, और cos 90 प्लस 30 क्या होता है? माइनस साइन 30 होता है। बोलो भाई, माइनस साइन 30 क्या हो जाएगा? -1/2, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू cos 120 की जगह हम लिखेंगे -1/2। 2 से 2 कट गया। अब आपको मिलेगा 25 प्लस 25 और ये हो जाएगा -25। आंसर आ गया 5। बात समझ में आई? और आपका डायरेक्शन क्या होगा? ये दोनों बराबर है तो यहां से 60 डिग्री डायरेक्शन है। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी प्लस और माइनस में सिर्फ क्या फर्क है? प्लस में 60 डिग्री है तो माइनस में 120 डिग्री हो जाएगा। प्लस में अगर 30 डिग्री है तो माइनस में 150 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस में 90 डिग्री है तो माइनस में भी 90 डिग्री है। मतलब 180 में से सब्ट्रैक्ट करके एंगल लिखिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई भी कभी भी देख लो ना कि अगर एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, अब इनके बीच 30 डिग्री है, माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा, तो हमें कितना बना देगा? 150 डिग्री बना देगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो प्लस और माइनस का सोल्यूशन एक ही जैसा है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का सोल्यूशन एक ही जैसा। डिफरेंस बस क्या रहेगा उसमें कि प्लस वाले में जो एंगल गिवन है वही लेंगे और माइनस वाले में जब उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा। और कितना एंगल हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। हमने जो पहले से एंगल है तो उसको 180 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हुआ? एकदम बढ़िया से। कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, बोलिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़े ना। अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है डेसिमल बुक से 2.6। टॉपिक नंबर है 2.6 और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हाँ हाँ, अगर ये वाला जो आप डायरेक्शन चेंज किए हैं, अगर -5 है तो इधर पॉजिटिव आ जाना चाहिए ना? हाँ, तो पॉजिटिव ही तो है 5 अगर यहाँ जो 2 नहीं, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर लिया तो माइनस नहीं लिखना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? डायरेक्शन चेंज कर लिया तो ये एक वेक्टर बन गया 5 यूनिट का और ये क्या हो गया? 120 डिग्री हो गया। हमने पूरा वेक्टर ही बदल दिया। ठीक है ना? क्लियर हुआ? हाँ,
और कोई डाउट किसी को? तो चलिए अगला टॉपिक शुरू करें। बोलिए टॉपिक 2.6 क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखिए क्या करना है। 2.6 रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है? जैसे देखिए आप दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक वेक्टर बन रहा है। तो हम एक वेक्टर को दो हिस्से में तोड़ सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? एक वेक्टर को दो हिस्से में तोड़ सकते हैं। अब देखिए जैसे कोई वेक्टर इस तरीके से है, ठीक। अब हम इनको क्या कर देंगे? इस वेक्टर को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बना देंगे। तो ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बना दिया हमने। अब मान लिया इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो हम इसको दो हिस्से में तोड़ सकते हैं, एक बेस वाले हिस्से में तोड़ सकते हैं और एक परपेंडिकुलर वाले हिस्से में तोड़ सकते हैं। जब हम इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे तो यही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। यानी इस वेक्टर को हम दो वेक्टर में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक बेस में और एक परपेंडिकुलर में, क्योंकि फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको यही वेक्टर मिल जाएगा। बोलो अब अगर यहाँ 60 डिग्री है और आप देखिए तो एक तरीके से ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये ए यूनिट है, अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता है और बेस बताना है तो आप क्या कर देते हो? हाइपोटेन्यूज में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हो और परपेंडिकुलर के लिए हाइपोटेन्यूज में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना? बात समझ में आई? तो देखिए अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस आपको करके बता रहे हैं कैसे क्या होता है, कैसे रिजॉल्व होता है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है 5 यूनिट का और ये 30 डिग्री का है, ठीक है। तो आपके अनुसार अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं बेस में तो 5 cos 30 हो जाएगा, है ना, और परपेंडिकुलर में 5 sin 30 हो जाएगा। आप इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर है, फिर आप पैरेललोग्राम बनाओगे तो वैसे ही बन जाएगा। तो इस 5 यूनिट वेक्टर का x डायरेक्शन में आपको क्या मिला? x डायरेक्शन में 5 cos 30 डिग्री, यानी 5 इंटू √3/2, तो 5 √3/2 होगा, है ना बेटा? अच्छा, यहां पे 5 sin 30, y डायरेक्शन में क्या होगा? 5 sin 30 1/2, 5/2 हो गया। अब मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि ये एक वेक्टर दो हिस्से में रिजॉल्व हो गया, तो इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ने पे फिर यही वेक्टर हमको मिलना चाहिए। बात सही है कि गलत? अरे भाई किसी वेक्टर को आपने तोड़ा, दो हिस्से में बट गया, तो उन दोनों हिस्से को जोड़ने फिर वही चीज मिलनी चाहिए। तो अगर हम इसको एक वेक्टर मान लें, इसको एक वेक्टर मान लें, तो इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या लिखेंगे? r बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा लिखेंगे। तो a² 5 √3/2 का स्क्वायर, b² 5/2 का स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस क्या लिखे भाई? इन दोनों वेक्टर के बीच कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री ना, इसके साथ 30 डिग्री है। इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री। बोलो सही बात? कोई दिक्कत? अब ये क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25, 3 जा 75/4, और ये क्या हो जाएगा? 25/4। cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है, तो सब 0 हो गया। बोलो भाई, सब 0 हो गया। आपको क्या मिल गया यहाँ पे? 100/4 कितना आ गया? 25 आ गया ना? 5 आ गया, नहीं आ गया है? अच्छा, इसका एंगल 30 डिग्री आना चाहिए। हम tan अल्फा से एंगल लिखते हैं,
तो tan अल्फा से एंगल निकालेंगे, तो tan अल्फा से एंगल निकालिए, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा। तो b कितना है आपका 5/2, ठीक। अच्छा b हम लोग इधर लेते हैं कि इधर, इधर ना लेते हैं, a वेक्टर इधर होता है, b वेक्टर इधर, तो b हमारा कितना है 5/2 और कितना बोले हो b sin थीटा, तो sin 90 डिग्री 1 हो जाएगा अपॉन a कितना हो गया 5√3/2 प्लस b cos 90, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये आपको मिल गया। 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना गया 1/√3। तो tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 देती है 30 डिग्री देती है, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बोलो एकदम क्लियर हो गया कि नहीं फंडा? हाँ, दो वेक्टर, एक वेक्टर को हमने क्या कर लिया, दो वेक्टर के रूप में तोड़ लिया, एक बेस और एक परपेंडिकुलर, और दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा। ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी अब लिखने का तरीका देखिए, हम लिख सकते हैं इस वेक्टर को जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे है, इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं 5, ये जो है वेक्टर अगर हम इसको a माने तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर 5√3/2 x में, कहां पे x में, और प्लस 5/2 y में, ठीक। तो फिजिक्स में x डायरेक्शन को शो करने के लिए हम i कैप लिखते हैं और y डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या लिखते हैं j कैप। आज से एक नई बात आपके सामने आ गई, बोले भाई फिजिक्स में x डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं i कैप और y डायरेक्शन के लिए क्या लिखते हैं j कैप और z डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे k कैप। z डायरेक्शन किधर होती है, ये x डायरेक्शन हो गई, ये y डायरेक्शन हो गई, z डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन और इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो प्लस x डायरेक्शन को प्लस i बोलेंगे, माइनस x डायरेक्शन को माइनस i बोलेंगे, प्लस y डायरेक्शन को प्लस j बोलेंगे, माइनस y डायरेक्शन को माइनस j बोलेंगे, और आउटसाइड द प्लेन हो गया प्लस k डायरेक्शन और प्लस z डायरेक्शन को k कैप बोलेंगे, और इनसाइड द प्लेन हो गया माइनस k बोलेंगे। बात समझ में आई? तो किसी भी वेक्टर को हम i j k में तोड़ सकते हैं, जैसे इस वेक्टर को हमने किसमें तोड़ लिया i और j में रिजॉल्व कर दिया। बात समझ में आई? तो आप इसको नोट करिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2.3। एग्जाम्पल नंबर 2.3 क्या है, एसवी वर्मा बुक में पेज नंबर 15 पे एग्जाम्पल नंबर 2.3 है। एग्जाम्पल है a force of 10.5 Newton acts on a particle along a direction making an angle 37 degree with the vertical. Find the component of the force in the vertical direction. कह रहा है कि एक 10.5 न्यूटन का फोर्स है, 37 डिग्री बना रहा है विद द वर्टिकल, वर्टिकल से 37 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। तो चलिए भैया, एक फोर्स है जो वर्टिकल से 37 डिग्री पे लग रहा है और ये फोर्स है 10.5 न्यूटन का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बात हो गई। अब ये कह रहे हैं कि इस फोर्स के कंपोनेंट में ब्रेक करिए, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इसका कंपोनेंट हमको बताना है वर्टिकल में, तो इसका कंपोनेंट वर्टिकल में ये होगा और हॉरिजॉन्टल में ये होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब इधर है 37 डिग्री और इधर कितना हो जाएगा 53 डिग्री, तो आप 10.5 न्यूटन को यहां लिख सकते हैं 10.5 cos 37 डिग्री, और यहां आप क्या लिख देंगे 10.5 cos 53 डिग्री। बात समझ में आई? या आप क्या लिख सकते हैं sin 37 भी लिख सकते हैं। तो जिधर एंगल होगा उधर cos और जिधर एंगल नहीं होगा उधर sin,
तो इधर एंगल 37 दिया तो cos 37 लिखेंगे, और इसके बदले, और अगर इसके बदले जो है देखिए, और अगर इसके बदले अगर 53 आप नहीं लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे sin 37 भी लिख सकते हैं, बात एक ही होगी, बात समझे ना। और अगर आप यहाँ पे 37 है तो 90 में से 37 घटाएंगे तो 53 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे cos 53 भी लिख सकते हैं, बात समझ गए। अब 37 डिग्री 53 डिग्री की वैल्यू क्या है अभी तक आप नहीं जानते हैं, आप 10th में ऐसा आपको वैल्यू नहीं मिला था, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल 4, 3 और 5 वाला बनेगा ना, तो इस एंगल को हम बोलते हैं 37 डिग्री, और इस एंगल को बोलते हैं 53 डिग्री, और इस एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री। तो cos 37 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 37 डिग्री हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, और साइन cos 53 डिग्री को क्या बोलेंगे, cos 53 डिग्री ये बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/, बात समझे। तो वर्टिकल वाला हमको निकालना है, तो 10.5 इंटू कितना हो जाएगा 37, 4/5, 5 2 जा 5 1 जा 2.1, 4 1 जा 4 2 जा 8.4 न्यूटन वर्टिकल में हो गया। ठीक, हॉरिजॉन्टल भी निकाल लेते हैं, 10.5 इंटू 4/3/5, तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6.3 न्यूटन आपका हो गया, क्या हो गया हॉरिजॉन्टल। और इन दोनों का अगर आप नेट निकालेंगे तो आपको 10.5 मिलेगा, समझ गए ना, क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम किसी भी वेक्टर को रिजोल्यूशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, IJK के फॉर्म में लिख सकते हैं। सम टाइम आपको वेक्टर्स किस तरीके से लिखे हुए मिलेंगे, बाद में वेक्टर आपको ऐसे भी लिखे हुए मिल सकते हैं। देखिए कैसे मिलेंगे, 2i प्लस 3j प्लस 2k। इसका क्या मतलब हुआ कि एक वेक्टर है जो जिसका रिजोल्यूशन पार्ट x में कितना है 2 यूनिट है, y में कितना है 3 यूनिट है, और k में कितना है 2 यूनिट है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, कैसे, जैसे समझोगा आपको। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है, एक वेक्टर है जिसका हमने 3 टुकड़ा किया, किस किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन। तो उस वेक्टर का x डायरेक्शन में आपका हिस्सा है 2 यूनिट 2i, y डायरेक्शन में हिस्सा है 3 यूनिट, और z डायरेक्शन में उसका हिस्सा है 2 यूनिट। बात समझिए। तो वेक्टर कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया x में 2 यूनिट, यहां पे मान लीजिए x में 2 यूनिट, ठीक है, ओरिजिन से, और इस वेक्टर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 3 यूनिट ऊंचा, इधर से 3 यूनिट ऊंचा, तो ऐसे हो गया वेक्टर, बोलो। और इसको z में कितना आना चाहिए 2 यूनिट, यहां से 2 यूनिट यहां, क्लियर हुआ, ये वेक्टर हो गया। इस वेक्टर का x हिस्सा कितना हो गया 2 यूनिट, y हिस्सा कितना हो गया 3 यूनिट, और z हिस्सा कितना हो गया 2 यूनिट, क्लियर हुआ। यानी जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, समझ गए, x और y और z के तीनों के डायरेक्शन, क्लियर हुआ। तीनों एक ही पॉइंट से निकाल सकते हैं ना, तीनों एक ही पॉइंट से, जैसे एक x हो गया, हाँ इधर एक y, हाँ, तो वही ना, वो वेक्टर कितने हिस्से में टूट गया, 3 हिस्से में टूट गया, समझ गए, 3 हिस्से में टूट गया। मान लो जो वेक्टर है वो x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, और z एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा उस वेक्टर का रिजोल्यूशन। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, तो वो वेक्टर a वेक्टर जो है cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा k हो जाएगा। ये कब होगा, जो ये वाला वेक्टर है x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, y एक्सिस से कितना बना रहा है बीटा, और z एक्सिस से कितना बना रहा है गामा,
तो इसका एक्स वाला रिजोल्यूशन क्या हो गया, कॉस अल्फा में, वाई वाला रिजोल्यूशन किधर हो गया, कॉस बीटा में, और जेड वाला रिजोल्यूशन किधर हो गया, कॉस गामा में। तो इसको समझ गए। अब अगर इसको a cos अल्फा सॉल्व करने पे 2 आया है तो 2 आई, और a cos बीटा सॉल्व करने पे 3 आया है तो 3 जे, और a cos गामा सॉल्व करने पे फिर से 2 आया है तो 2। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। यानी किसी जनरल वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1i प्लस b1j प्लस c1k। क्लियर हुआ? अच्छा, इसी तरह कोई वेक्टर भी हो तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं a2i प्लस b2j प्लस c2k, ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों वेक्टर को अगर जोड़ना हुआ वेक्टर a प्लस b तो क्या हो जाएगा, i का i में जोड़ देंगे, j का j में, k का k में, तो आपको क्या मिल जाएगा, a1 प्लस a2i b1 प्लस b2j, बोलो भैया, और c1 प्लस c2। ये कौन सा वेक्टर हो गया, a प्लस b का रिजल्ट। ठीक। और अगर आप वापस इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आप अंडर रूट में i वाले का स्क्वायर लिख देंगे, j वाले का स्क्वायर लिख देंगे, और k वाले का भी स्क्वायर लिख देंगे। बात समझ गए? तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा उसका।